What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. वेलकम टू स्टडी लवर अगेन। ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा, जैसे पहले मैंने पंचायत के बारे में बताया था, आज थोड़ा सा उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो हम म्यूनसिपैलिटीज़ का रिवीजन करेंगे। इसके बाद में 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में जो मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। तो ये कंप्लीट हमारी वीडियो का पैटर्न चलेगा। ओके, आइए देख लेते हैं। पेज फर्स्ट पर न्यूज है। पेज फर्स्ट पर न्यूज है, इसमें आप लोगों को पता है कि कल फ्रांस में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है। तो फ्रांस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनका नाम ये है मैक्रोन। मैक्रोन थे और एक साइड में ली पेन थी। तो स्टार्टिंग में जो कैंडिडेट थे उनमें से ये दो जीत के आए थे। तो जीत के आए थे इन दो में, फिर बीच में इलेक्शन हुआ तो दोनों में 65% के कर लगभग जो वोट मिली वो मैक्रोन को मिली, और ली पेन की लगभग 34% के करीब वोट रह गई। ठीक है, तो ये जीत के अभी आ गए हैं। तो अब देखिए आगे आने वाले टाइम में होता क्या है। देखिए क्या था ये जो इनके बारे में लगाया जा रहा था, आप इनको अगर समझना चाहें ली पेन को, थी ये कैसी थी। ये बिल्कुल ऐसी थी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। मतलब ट्रंप के तरीके की ही थी। इन्होंने बोला था कि जैसे ही मैं आऊंगी यूरोपियन यूनियन से फ्रांस को बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही मैं आऊंगी ओनली अपनी कंट्री के बारे में सोचूंगी। बाहर से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं जितने हैं, मतलब उतने तो रहेंगे, मतलब उनको भी भगाने के बारे में सोचा जा सकता है, पर बाहर से और एक्स्ट्रा कोई नहीं आएगा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा। जिस तरीके से बाहर की कंपनी अगर यहाँ पे आती है तो फ्रांस के आदमियों को ही जॉब देंगी। तो काइंड ऑफ चीजें ये भी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप नहीं, आप इनको बोल सकते हैं। दूसरे नेम इसका अगर थोड़ा सा लिया जाए इनका, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाली थी। ये भी माना जा रहा था कि अगर ये जीत जाती तो कहीं ना कहीं यूरोप में एक इंस्टेबिलिटी आ जाती, और यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन बना हुआ है उसके टूटने की कगार पे कहीं वो पहुंच जाता। ठीक है, पर लेकिन अब ये आ गए हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट के बंदे माने जा रहे हैं। हालांकि ये किसी भी पार्टी से अब तक कनेक्टेड नहीं थे। ये भी बिल्कुल एक, आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब एक वो नहीं होता है जो आज तक किसी ने किसी भी पार्टी से कनेक्शन नहीं रखा है, नए नए आए, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से एक तरीके से चुन के आए हैं। वैसे नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरीके की विचारधारा नहीं है इनकी। तो यहाँ जो बाकी कैंडिडेट हारे थे, हारने के बाद उन्होंने सबने बोला था कि इन्हीं को प्रेसिडेंट बना दो, क्योंकि इन्हीं के जो थॉट थे वो थोड़ा मतलब एक तरीके से प्रोग्रेसिव टाइप के थॉट थे, सबको साथ में लेके चलने वाले थॉट थे, ग्लोबलाइजेशन में फोकस करने वाले थॉट थे। तो उस तरीके की चीजें थी, तो इसलिए इनको फोकस करने के लिए बोला गया था। ओके, अब फ्रांस के बारे में इतनी सारी बातें तो हमने कर डाली, थोड़ा सा फ्रांस को देख भी लेते हैं कहाँ पर है। ये हो गया फ्रांस यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऊपर यूके हो गया, जो कि अभी निकला है कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से निकला है। फ्रांस की कैपिटल हो गई वो पेरिस हो गई। और जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लगभग, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, फ्रेंच है। ठीक है, नॉर्मली जो यहाँ पे रीजन है वो थोड़ा बता देता हूँ। क्रिश्चियनिटी है लगभग 60%, मुस्लिम है दूसरे नंबर पे यहाँ पे लगभग 8%। इसके बाद में बुद्धिस्ट, ज्यूस, ये सब है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो यहाँ पे आप इनके हाउस का नाम जान सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ पे जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोला जाता है, SENAT। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे राज्यसभा है। ठीक है ना, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। और लोअर हाउस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली। ठीक है ना, नेशनल असेंबली, जिसको हमारे यहाँ पे लोकसभा बोला जाता है। तो इस तरीके से कई सारी कंट्रियों की जो पार्लियामेंट है उनके अलग अलग नाम रहते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको जान लिया करते हैं। इसी तरीके से करेंसी के बारे में भी पहले मैं एक बार बता चुका हूँ। हालांकि यहाँ पे जो करेंसी है, एक तो यूरोपियन यूनियन की करेंसी चलती है जिसको हम यूरो बोलते हैं। ठीक है ना, उसका सिंबल ये है। ठीक है, और दूसरी करेंसी कौन सी चलती है, दूसरी करेंसी चलती है यहाँ पे CFP, और आगे है फ्रैंक, FRANC। ठीक है, तो दूसरी करेंसी ये चलती है यहाँ पे। ये दो करेंसी चलती है यहाँ पे। तो ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें अबाउट फ्रांस। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। पेज 5 पे ये न्यूज़ है। यहाँ पे ये पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये है बेलांदुर लेक। यहाँ पे बार बार आग लग जाती है, अब फिर से आग लग चुकी है। आपको इस लेक का नाम याद रखना पड़ेगा, उसके कई सारे रीजन है। देखिए ये बेंगलोर में है, पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है। इसका रीजन क्या है, जिस तरीके से सिलिकॉन वैली का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिलिकॉन वैली यूएसए की एक, मतलब आप लोग बोल सकते हैं IT हब या इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है ना, तो ये इसी तरीके से, जिस तरीके से यूएसए में उसको टेक्नोलॉजिकल सिटी भी आप लोग बोला जाता है, इसी तरीके से सिलिकॉन वैली यहाँ पे आप बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पे जितना भी वेस्ट निकलता है वो सारा एक तरीके से कहीं लेक में, कहीं नदियों में इस तरीके से बहा दिया जाता है। तो अगर जरा सा भी कुछ रीजन बनता है, मान लीजिए जैसे कोई वेस्ट है, अगर यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह कुछ भी इस तरीके का बह रहा है,
अगर तो क्या होगा, अगर जरा सी भी यहाँ पे चिंगारी लगी है, कुछ लगी तो उसके ऊपर आग लग जाती है। तो लेक के ऊपर बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक आग लगी रहती है। वो इसी रीज़न से वैसे है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे आता है। आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी का तेल या पेट्रोल आप पानी में डालें, तो वो ऊपर ही तैरता रहता है, कभी भी नीचे नहीं जाता क्योंकि वो हल्का होता है। तो इसलिए ऊपर ही ऊपर आग लग जाती है, ठीक है? तो ये कई बार हो चुका है, यहाँ पे जो वेस्ट आता है निकल के यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेशंस जितने भी हैं उनसे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आग लग जाती है कई बार। तो ये कई बार एनजीटी ने भी इसके खिलाफ बोला है कि इनको सबको सेटल डाउन किया जाए, पर लेकिन रह कर भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो ये देखिए, इसको याद रखना आप, ये लेक कहाँ पे है, तो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। यहीं पे आसपास में पार्क का नाम दे रखा था, आप लोगों को थोड़ा याद रहना चाहिए, जो न्यूज़ में रहता है, श्री वेंकटेश्वरा। ये जूलॉजिकल पार्क है, ये तिरुपति में है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा। और देखिए, ये हालाँकि कोई न्यूज़ नहीं है, ये बस थोड़ा-सा वैसे ही मैंने पिक्चर डाल दी क्योंकि मुझे दिखी, तो थोड़ा लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से पॉलीथीन वगैरह या गार्बेज जो भी रहता है फेंक दिया जाता है, उसके बाद में गाय खाती है, फिर कुत्ते-बिल्ली जो भी खाता है उसको, तो खाने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत से आदमी बोलते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो यार, छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं। आप लोग अगर बाहर जाते हैं तो इस तरीके से पॉलीथीन ना लिया करें वहाँ पे। घर से कोई थैला लेके जाया करें उसी तरीके जिससे कि मतलब कम से कम ये इस तरीके की चीज़ें तो यार हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर सब आदमी ये सोच ले कि मुझे पॉलीथीन का यूज़ ही नहीं करना है, तो कितनी आसानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। और जैसे खाना खाया है, खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं पॉलीथीन में बाँध के उसको। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है। तो ये खाने ही पड़ा होगा, जिस तरीके से खाने के साथ में फिर पॉलीथीन भी खाती हैं। तो थोड़ा यार उसको साइड में रख के आप लोग, जैसे मोहल्ले में मान लीजिए कुत्ता है या फिर गाय वगैरह घूम रही है, तो उसको खिला सकते हैं आप लोग, इतना कर सकते हैं यार। इससे कोई भी ना ही तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी वाला कॉम्प्लेक्स है कि कोई देखेंगे कुत्तों को खाना डाल रहा है या फिर गाय को। ये मतलब एक अच्छी चीज़ है यार, और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने से ज़्यादा बेटर है अपने बारे में सोचें और अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें थोड़ा। तो देखिए, अगर छोटे-मोटे स्टेप्स अगर आप लोग ले सकते हैं, तो फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पेज 11 पे न्यूज़ है, पेज 13 पे न्यूज़ है। जापान ने बोला है, चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए पैसा देने के लिए इंडिया को बोला है कि आप जो है डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो उस लेवल पे चल रही हैं कि मतलब दिख नहीं रहा है कि हमारे पास में इतना पैसा है कि हम वहाँ पे एक प्रोग्रेसिव वे में जल्दी-जल्दी काम कर सकते हैं। तो देखिए, इस रीजन में मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ एक बार। ये वाला रीजन जो है यहाँ पे एशिया वाला, ये वाला जो रीजन ले लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक साइड में हो गया जापान, साउथ कोरिया, और तीसरा आप लोग ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं इस एरिया में, ठीक है ना? और फिर इंडिया आ गया। तो ये 4 पार्ट ऐसे माने जाते हैं यूएसए के हिसाब से। यूएसए हमेशा इन चारों पार्टों को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना वाले पोर्शन को टैकल करने के लिए हमेशा यूएसए इनको सपोर्ट करता है। तो ये एक यहाँ पे पता होगा आप लोगों को, यूएसए के यहाँ पे तो बेस भी हैं लगभग कई सारे, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया को टैकल करने के लिए। तो जापान का जो रहता है हमेशा, वो क्या करता है, वो हमेशा चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया की हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो मुंबई में कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो चल रहा है बनाने की बात, हाई स्पीड ट्रेन के लिए, वहाँ पे भी जापान हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो उसी तरीके से जापान ने बोला है, जो चाबहार पोर्ट यहाँ पे ईरान में बनाने की बात चल रही है। इसी तरीके से जो गवादर पोर्ट वो चाइना डेवलप कर रहा है, तो चाइना गवादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, वो यहाँ से आके यहाँ पे कनेक्ट करता है इसको। इसी तरीके से ये क्या बोला जा रहा है कि जब देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ में पाकिस्तान की आज की डेट में अच्छी बन नहीं रही है। तो बोला क्या गया था, यही बोला जा रहा था कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है? तो लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से अफ़गानिस्तान को कोई ना कोई तो रूट होना चाहिए जिससे कि उसका जो व्यापार चल सके। तो ये बातें बोली जा रही थी कि अफ़गानिस्तान को चाबहार पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद में फिर इसको भी एक सी रूट मिल जाएगा, जिससे यहाँ पे आसानी से कोई भी सामान भेजा जा सकता है, और इंडिया के लिए भी सहूलियत रहेगी। क्योंकि इंडिया ने एक कॉरिडोर माँगा था पाकिस्तान से, बोला था कि अफ़गानिस्तान जाने के लिए एक रास्ता दे दीजिए यहाँ से, तो पाकिस्तान ने सरासर मना कर दिया। देने का सवाल ही पैदा नहीं होता यार। सार्क सैटेलाइट में तो उन्होंने मना कर दिया, कॉरिडोर कैसे देंगे? तापी पाइपलाइन इतने दिनों से पड़ी हुई है, उसको तो वो लाने नहीं दे रहे, यहाँ पे कैसे अब कॉरिडोर कैसे दे देंगे वहाँ से आने के लिए, जाने के लिए? तो इसीलिए इंडिया ने सोचा कि मतलब समुद्र के रास्ते जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी को देखते हुए जो जापान है वो अब हेल्प करना चाहता है, उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा, जापान का भी एक तरीके से फ़ायदा हो जाएगा, और उसमें जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। और देखिए, कहीं न कहीं ये हेल्प की जा रही है टैकल करने के लिए, जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोला जाता है, उसको टैकल करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव कहीं न कहीं जापान हेल्प कर रहा है, ताकि इंडिया जो है जल्दी से जल्दी प्रोग्रेसिवली यहाँ पे चीज़ों को निपटा डाले। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है, देखिए जापान हो गया, एक साइड में ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरी साइड में इंडिया हो गया और यूएसए हो गया। हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है? अब तक इसमें ऑस्ट्रेलिया ऐड नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि मुझे भी इसमें ऐड कर लो। अब ये ट्राइलेटरल है, अब ये क्वाड्रिलेटरल करने की इसको बात चल रही है। जापान ने ऐसे संकेत दिए हैं, कहीं न कहीं लिखा हुआ है इंडिकेटिंग जापान टू नोट द ऑस्ट्रेलिया, की ऑस्ट्रेलिया भी इसको जॉइन कर लेगा, ठीक है? ये बात चल रही है यहाँ पे।
तो देखिए क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। तो इसी तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे कि जापान जो है वो बोल रहा है कि दोनों से बात करता हूँ, तेहरान से भी करता हूँ जो कि ईरान की कैपिटल है, और इसके अलावा न्यू दिल्ली से भी करता हूँ कि किस तरीके से चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में जापान अपनी मदद भेज सकता है। इसी की हेल्प से क्या होगा, ईरान और अफगानिस्तान को देखा जाएगा, ईरान और अफगानिस्तान को मतलब एक तरीके से कनेक्ट किया जाएगा आराम से। और यही बोला जा रहा था कि देखिए जब उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो जिस तरीके से चाबहार ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किया जा रहा है, उसी को कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से पैरेलल वे में टैकल करने के लिए ये 20 बिलियन लगभग बोल रहे थे इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, जो ये चाबहार पोर्ट है इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में जिक्र किया जा रहा था। फिर देखिए इनका ये इंटरव्यू यहाँ पेज 11 पे है, फिर यही इंटरव्यू आगे चल के पेज 13 पे हो जाता है कंटिन्यू। तो पेज 13 पे जब ये इंटरव्यू जाता है तो वहाँ पे इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि इंडिया में आपका क्या करना है, क्या सोच रहे हैं जापान से कि इंडिया में क्या करना चाह रहा है। तो उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी बताई है इंडिया में काम करने के लिए कि इंडिया में काम तो कर सकते हैं पर लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैंड एक्वाजिशन की। कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, अगर आपको कहीं पे रेलवे ट्रैक बनाना है, अगर आपको कहीं पे कोई पावर प्लांट लगाना है, अगर आपको कहीं पे सोलर पावर प्लांट लगाना है, आपको कहीं पे कोई रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो हर एक चीज के लिए लैंड की जरूरत होती है। और लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट है। तो इसलिए वहां पे लैंड एक्वाइजेशन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को व्यापार करने में, अपना व्यापार बढ़ाने में, क्योंकि हमारे हाथ में लैंड जो नहीं है। जबकि अगर चाइना में देखा जाए, चाइना में वो लैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मैक्सिमम, और जहां पे भी चाहे जिस भी तरीके से चाहे किसी भी तरीके का वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही एक मेन रीजन भी माना जाता है कि चाइना प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके के पार्ट भी कई बार बोल दिए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। ये वाला आर्टिकल पेज 14 पे आर्टिकल है, यहाँ पे एनर्जी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है वो विंड एनर्जी और खासकर सोलर एनर्जी दोनों को मिला के बात की जा रही है, जिनको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी भी। तो लगभग 7% हमारी कंट्री आज की डेट में उसको मतलब प्रोडक्शन कर रही है, और आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में बोला जा रहा है इसको 10% बढ़ाने की बात चल रही है। तो इसी के एवज में देख लेते हैं हमारे यहाँ कितनी कितनी परसेंट कौन सी एनर्जी है, जो कि बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोल से जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है लगभग 58%। उसके अलावा फिर जो पेट्रोलियम वगैरह और अदर इसी तरीके के लिक्विड से जो प्रोड्यूस की जाती है 27% के लगभग। और जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पे 6.5% दिखा है, जिसको मैं 7% बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, मतलब लगभग इतना ही है, तो आसपास में है अभी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो लगभग है वो लगभग आप 1.5 या 2% के करीब मान सकते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रो है वो 4% के करीब है, और अदर अगर रिन्यूएबल दूसरी एनर्जी ले ली जाए तो वो यहाँ पे 2.5% के करीब है। तो ये यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, विकीपीडिया से मैंने ये पिक्चर उठाई है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में है, ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में, हम आज जिक्र करते हैं म्यूनसिपैलिटीज का। जिस तरीके से गांव वाले एरिया में हमारे यहाँ पे पंचायत हुआ करती हैं, उसी तरीके से शहरों वाले एरिया में हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटीज बोले हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो म्यूनसिपैलिटीज बोला जाता है इनको, नगर निगम भी लगभग बोला जाता है कहीं कहीं पे। और अगर थोड़े से और ढंग से भाषा में बोला जाए तो इनको बोला जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जिस तरीके से ग्राम पंचायत को लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, इन्हें अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इनका नाम लिया जाता है। अगर देखा जाए तो कई कई तरीके की मतलब कई तरीके की अर्बन लोकल गवर्नमेंट वैसे तो होती हैं। कहीं पे इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, कहीं पे इनको कुछ, कहीं पे कुछ, सर कई कई तरीके के नाम लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पंचायत का देखा था, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है उनको। तो सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि जो देखिए लोकल, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 3 मिनिस्ट्री के द्वारा डील की जाती है। 3 मिनिस्ट्री के द्वारा डील की जाती है, 3 मिनिस्ट्रीज को हैंडल करती है। कौन कौन सी हैंडल करती है 3 मिनिस्ट्री? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, याद रखिएगा इसको। सेकंड नंबर पे कौन सी करती है? डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे करती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, हर एक शहर में कैंट होता है, कैंट वाला एरिया होता है, तो जिसको कैंटोनेंट एरिया भी बोलते हैं। तो जो कैंटोनेंट एरिया होता है, वो कैंटोनेंट बोर्ड होता है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इसलिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आ जाता है। इसी से क्वेश्चन आता है और कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा होम अफेयर वाली मिनिस्ट्री तो यार काम करेगी, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो ये 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे मिलके काम करती हैं। आप लोगों को इन तीनों का तो नाम याद रखना ही रखना है। इसके अलावा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन निकल के आता है कई बार हमारे यहाँ पे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर हैं उसको किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ये
लॉर्ड रिपन, याद रखेगा, रिपन काटा था इन्होंने, रिवन काटा था, जिसकी वजह से आते यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है पास्ट हिस्ट्री में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि हिस्ट्री का है, आपने डायरची सुना होगा। डायरची होती है दो तरीके से रूल, मतलब दो जगह से उसको फॉलो करके चलना, डिवाइड कर देना एक तरीके से, एक ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, ये अर्बन हो गई, काइंड ऑफ जिसे डिवाइड कर देना। तो डायर मतलब दो, डायरची मतलब डबल तरीके की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उसके तहत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप लोगों को याद होगा 1990, इसको याद रखेगा 1990 डायरची, दो बार इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया था। ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था उसको, किसके अंडर में, जो कि मिनिस्टर थे, इंडियन मिनिस्टर जो भी यहाँ पे काम कर रहे थे। मतलब आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे लोगों को सही से रखा जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने क्या बोला, उनका देखिए वो थी नॉर्मली ट्रेडिंग कंपनी, तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे काम करती थी। तो जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट थे इससे रिलेटेड, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, या उनको कोई चीज चाहिए, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है, बिजली पहुंचानी है, या कहीं पे रोड टूट गई है, रोड बनवानी है, तो ये सारे जो इनके अंग्रेजों के हिसाब से जो फालतू के काम थे वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे जो भी इंडियन मिनिस्टर थे यहाँ पे। तो अब इंडियन मिनिस्टर अपने अपने आदमी को अपने आप देखो। तो ये डायरेक्टरी के तहत हुआ था, इसको याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1919, ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में आजाद होते ही एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसका नाम था 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ वो 1992 में हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही पार्ट जो है, पार्ट कौन सा था, पार्ट था 9A, 9A करके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसके तहत म्यूनसिपैलिटीज आ गई। और आर्टिकल कौन से थे, आर्टिकल थे 243, 243 पी से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले पंचायत है। 243 टू 243 जेड, तो यहाँ से इसको लेके चला गया, ठीक है ना। और भी कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि और ज्यादा बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। तो कम से कम ये चीजें तो आप लोगों को याद रखनी है। तो तीन तरीके की यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज बोली गई है, एक तो होती है नगर पंचायत, दूसरी होती है म्यूनसिपल काउंसिल, और तीसरी होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। कौन कौन सी है, एक तो होती है नगर पंचायत, दूसरी होती है म्यूनसिपल काउंसिल, और तीसरी होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये तीन तरीके की मिनिस्ट्री होती है, उससे उसी तरीके से जिस तरीके से पंचायत होती है, हमारी पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे पहुंच जाते हैं, और फिर उसके लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी तीन लेवल पे इसको डिवाइड किया गया है। आइए अब आज के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से यहाँ पे डेवलपमेंट लेवल ऑफ द कंट्री का पता लगाते हैं कि कंट्री में किस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, इनमें से कौन कौन सा है। सबसे पहला बोला गया पर कैपिटा इनकम। अगर आप लोगों को पर कैपिटा इनकम पता है तो आप लोगों को बहुत आराम से पता होगा। पर कैपिटा इनकम को एक तरीके से एवरेज इनकम भी बोला गया है। एवरेज इनकम क्यों बोला गया है, क्योंकि उस एरिया में, एरिया चाहे सिटी हो सकती है, चाहे रीजन हो सकता है, या कंट्री हो सकती है, तो एक स्पेसिफिक ईयर में किसी किसी भी ईयर का ले सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जिसका भी लेना है। तो उस एरिया में क्या किया जाता है, उस एरिया का जो टोटल है, मतलब उस एरिया में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डिवाइडिंग द एरिया ऑफ टोटल इनकम एंड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम उस एरिया में जितना भी है, ठीक है ना, मतलब उस एरिया में जितने आदमी रह रहे हैं तो उनकी टोटल इनकम जितनी है उस एरिया में रहने वाले आदमियों की, डिवाइड द टोटल पॉपुलेशन। तो जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे तो ये पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। मान लीजिए उस एरिया में रहने वाले सारे आदमियों की टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है ना, जितने भी एरिया में रहते हैं। तो मान लीजिए 10 आदमी रहते हैं, तो एक तरीके से कितनी आ गई पर कैपिटा इनकम, 10 रुपए आ गई, ठीक है। तो ये पर कैपिटा इनकम निकाले जाते हैं, उस एरिया की पर कैपिटा इनकम आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो डेवलपमेंट का सीधा सीधा पता चल गया कि डेवलपमेंट का साधन है, इससे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, एवरेज लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल अगर इन दोनों को देखा जाए, लिटरेसी लेवल, ये सारी चीजें हो गई। ये आप लोगों को एक याद आ रहा है, जो एचडीआई हम जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके पार्ट है ये। तो जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पार्ट है तो कंट्री का डेवलपमेंट तो आराम से करेंगे ना ये, तो नॉर्मल सी बात हो गई। इसी तरीके से हेल्थ इंडिकेटर, किस तरीके से आईएमआर आ रहा है, किस तरीके से एमएमआर आ रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में भी, और नॉर्मली भी कई बार भी, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन भी आएगा अभी आगे, उसमें भी फिर से आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, तीनों ही मतलब डेवलपमेंट के लेवल हो गए। तो आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड आंसर आ गया इस तरीके से इसका, ओके, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, जिस तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा पानी निकाल लेते हैं ग्राउंड में से, ठीक है ना, तो जब ज्यादा पानी निकाल लेते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो ये यहाँ पे जिक्र किया गया कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है,
इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, जब ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा बाहर निकाल लिया जाएगा, तो ग्राउंड वाटर की कॉस्ट तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी और मिलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस क्या होता है, एक तरीके से ये इस तरीके का होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक जमीन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई जमीन है और जमीन के ऊपर आपने यहाँ पे कोई पत्थर रख रखा है, ठीक है, पत्थर रख रखा है और आप लोग यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और यहाँ से जाके आप लोगों ने छोटी सी एक हल्की सी कोई सुरंग खोदी और उसके नीचे से खोदने के बाद में मिट्टी निकालनी स्टार्ट कर दी यहाँ से, तो क्या होगा, तो ये नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से धंसना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को लैंड सब्सिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लैंड सब्सिडेंस उसी का रीजन है, तो दूसरा भी सही हो गया। अगर आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, मतलब पहला तो सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया, तो पहला और दूसरा सही होने से ही पता चल जा रहा है, अगर आपको पता दिख जाए यहाँ पे, तो कोई सा भी ऐसा आंसर है यहाँ पे जिसमें ओनली 1 और 2 है, तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया, आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ में ही पे ही है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से देखिए आंसर निकाला जाता है, मान लीजिए आप लोगों को पता चल गया फर्स्ट सही है, तो पहली काट दीजिए जिसमें फर्स्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपको ये नहीं पता चल रहा है दूसरा सही है या गलत है, और यहाँ पे इसका पता है साल्ट वाटर इंट्रूजन, देखिए वाटर इंट्रूजन मतलब अतिक्रमण, जिस तरीके से अगर अतिक्रमण, अगर सॉल्ट वाटर का भी अतिक्रमण होगा ही होगा, जिस तरीके से पानी का अतिक्रमण हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया उस तरीके से, तो मतलब 1 और 3 हो गया। अब 1 और 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 1 और 3, तो इससे तो कोई पता नहीं चल रहा है। फोर्थ के बारे में अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, सीधी सी बात है ये होगा ही होगा। ठीक है, अगर फोर्थ के बारे में देखा जाए तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, तो आपके पास में ये 2 ऑप्शन बच गए अब, तो इस तरीके से उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसा क्या हो गया इसका आंसर, इस तरीके से डी आंसर हो गया इसका। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं माइंड में। किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है रिजर्व नेचुरल गैस, कौन सा नहीं है, ठीक है ना, तो अंडमान निकोबार के बारे में मतलब काफी न्यूज में था पिछले कुछ दिनों से, आप लोगों ने सुना होगा कि ये है ही है। अगर आप लोगों को अब नीचे का नहीं पता है, नीचे का हालांकि इसका भी पता ही होगा, ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे तो, पर लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक तरीके से एक साइड में तो हो गया अंडमान निकोबार, कहाँ पे हो गया ये, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, एक साइड में अरेबियन सी में हो गया, क्या हो गया, लक्षद्वीप। तो जब ये वाले पे नेचुरल गैस पाई जाती है, तो यार इस वाले पे भी पाई जाती होगी, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ऐसा होता है और 1 और 2 आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो पर लेकिन ऐसा नहीं करना है। न्यूज में अगर आप थोड़ी भी चीजें ढंग से सुनते रहते हैं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन ढंग से सुन रहे हैं, तो ये चीजें आप कहीं ना कहीं आराम से टैकल करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली ये लक्षद्वीप पे नहीं पाया जाता है और दोनों जगह पाया जाता है। इसका आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा कि लक्षद्वीप में गैस का भंडार पाया गया है या वहां से गैस वगैरह निकाली जा रही है, तो कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे में भी और वैसे भी न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी, एडिटोरियल डिस्कशन में भी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो कई बार पूछा जा चुका है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, तो याद आ रहा है क्या होता है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन ढंग से सुनी है वहां पे, तो तब आपको सारी चीजें याद रहेगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मैंने नॉर्मली 1000 बोला, यहाँ पे भी 1000 दे रखा है, यहाँ पे भी 1000 दे रखा है और यहाँ पे भी 1000 दे रखा है। डिफरेंस कहाँ पे कर दिया इन्होंने, ईयर में कर दिया है, पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 ईयर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 28 डेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए तो आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर आए, अंडर 5 जो एज में मोर्टेलिटी रेट आए वो हो जाए आंसर 2, और अगर नियो मोर्टेलिटी रेट आए, ठीक है ना, वो यहाँ पे ये वाला आ जाता है। तो याद रखना है, तीनों को अलग अलग डिफरेंस याद रखना है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड वाला क्या हो गया अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और ये क्या हो गया नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो तीनों को याद रखना है, अलग अलग डेफिनेशन कंफ्यूजन करने के लिए पूछी जा सकती है, तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में डिस्कशन कर रहे थे, एक आर्टिकल आया था कंप्लीट। तो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, बैंकिंग में भी पूछे जा रहे हैं, एसएससी में पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये क्वेश्चन भी कई बार इस तरीके कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पे लिखा है जो माइनिंग की जाती है मैग्नीज की, मैग्नीज की जो माइनिंग की जाती है उसके बारे में पूछा है, किस तरीके से इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखी है तो आप लोगों को पता होगा ये निकाली कैसे जाती है। उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर नॉर्मली आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अफेक्टिंग द डीप सी इकोसिस्टम, तो ये लगेगा डीप सी इकोसिस्टम को कहाँ अफेक्ट करेगा, तो आप लोग इसको साइड में करेंगे। रिजल्टिंग इन द रिलीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं से निकल सकती है।
कोजिंग द डिफोरेस्टेशन। हाँ यार, जब इसको कहीं ना कहीं इधर उधर मिट्टी पे ऊपर पाई जाएगा तो वहां से जब खुदाई करेंगे तो मतलब एक तरीके से डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ भी काटेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपके हिसाब से? सीधा ये लगा के आओगे। पर लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या सीधा सीधा क्या होगा, ये बोला है कि ये कहाँ से निकाली जाती है, ये समुद्र में से, गहराई में से खुदाई करके निकाली जाती है। तो ना तो आपका डिफोरेस्टेशन होता है और ना ही आपकी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकलती है और ना ही डिफोरेस्टेशन होता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ओनली 1। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे केस आ रहे हैं, एनजीटी का आप डेली नाम सुनते हैं, तो खासकर इस तरीके के अवार्ड के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो किसको दिया जाता है ये? एक तो सबसे पहले ये याद रखना आप लोगों को, इसमें एज की कोई बार नहीं है। ठीक है ना, एज की कोई बार नहीं है, ना तो ये प्राइवेट फिल्म को दिया जाता है और ना ही किसी यूनियन मिनिस्टर को दिया जाता है। इंडिविजुअल को दिया जाता है या फिर ग्रामीण गांव में कोई भी आदमी जो ग्रामीण गांव वगैरह में, या फिर एक कम्युनिटी जो होती है या ग्राम सभा जो होती है, जो इस तरीके के काम करती है एरिया में, आसपास के एरिया को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए, कम्युनिटी के बेस पे एक आप लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो वहां पे दिया जाता है। तो याद रखना है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर रूरल एरिया कोई भी इस तरीके का अगर है तो वहां पे दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इस बेस पे? बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ द कॉफी, कॉफी के कल्टीवेशन से कौन सी बात सही है? ठीक है, इंडिया में कौन सी बात मतलब सही नहीं है? नोट, ये देखिए जहां पे भी नोट आ जाता है ना, ये इस तरीके के भी कई बार क्वेश्चन वो करा देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है ऑप्शनों को। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, केरला इज लीडिंग लीडिंग प्रोडक्शन, केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आज की डेट में। दूसरा क्या लिखा है, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। ठीक है ना, तीसरा क्या लिखा है, इंडिया इंडिया ग्रोज ओनली द इंफीरियर वेराइटी ऑफ द कॉफी। तो अगर आप लोगों को कॉफी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग को इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो लीडिंग में तो सबसे ये हो ही नहीं सकता है, लीडिंग में कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे केरला है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो लीडिंग में तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मेजोरिटी जो प्रोडक्शन होती है वो एक्सपोर्टेड की जाती है, बिल्कुल सही है, 80% लगभग एक्सपोर्ट की जाती है। और जब यहाँ पे देखिए इन दोनों में आप थोड़ा सा, इन दोनों में अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया है चीजों का, मतलब बेसिक नॉलेज, तो क्या करेंगे, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कब की जाएगी, वो तभी की जाएगी ना जब अच्छी क्वालिटी की हो। तो या तो 2 होगा या 3 होगा, तो 2 और 3 तो कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, 2 और 3 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ जो वो होता है, यहाँ पे क्या बोला है, केरला इज मेजर। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पे, तो इसको पता चल गया। अगर आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की होती है तो फिर भी सही है। तो यहाँ पे केरला में होता नहीं है और ये एक्सपोर्ट होती है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, फिर तो 1 और 3 गलत हो गए। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो गया। इस तरीके से देखना, देखिए स्टेटमेंट दोनों में दोनों में अपोजिशन बन गई, तो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती। ज्यादा एक्सपोर्ट तभी होगी ना जब अच्छी क्वालिटी की होगी, अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्या पूछा है, सोर्स ऑफ द ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी का सोर्स क्या है? अगर आप लोगों को सीधा सीधा पता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस, जो सरफेस लेवल पे जो पानी होता है उसमें टेम्परेचर जो है, और नीचे वाले लेवल में जो पानी होता है उसमें टेम्परेचर जो है, दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसके बेस पे ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो आप सीधा सीधा देखोगे यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लोगों को देखना होता है कि कौन कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप लोगों को क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टेड एनर्जी, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि देखिए पावर जो जनरेशन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सेंटर ज्यादा करता है या फिर स्टेट ज्यादा करता है, स्टेट या सेंटर में से कौन ज्यादा करता है, प्राइवेट वाले ज्यादा करते हैं या फिर पब्लिक वाले ज्यादा करते हैं। तो दोनों भी आप लोगों को कम से कम क्लियरिटी होनी चाहिए कंट्री के बारे में। ओके, तो इसको याद रखने का सीधा सा फंडा है, सबसे ज्यादा प्राइवेट करते हैं, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग इससे याद रख सकते हैं सीधा सीधा, सबसे ज्यादा कौन करता है। आप लोगों ने देखा होगा सारे स्टेटों में होड़ लगी हुई है, राजस्थान कहता है मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, मध्य प्रदेश कहता है मैं ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस करूंगा, और गुजरात कहता है मैं ज्यादा करूंगा। तो इसी तरीके से सब में होड़ लगी हुई है, और करते कौन है, वहां पे प्राइवेट वाले जाके करते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे, मतलब कौन कौन से हो गया, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी स्टेट एक्सीडेड दैट ऑफ द सेंटर एंड प्राइवेट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन सा हो गया, दोनों हो गए इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, ये मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था, वेनेजुला की कैपिटल ये हो गई कारकस, ये करेंसी हो गई बोलीवियर करेंसी, याद रखिएगा। खासकर यहाँ पे अभी क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके मदरायो मदरायो है, निकोलस मदरायो। ठीक है, मादुरो जो भी है कैपी
जो तुर्की की कैपिटल अंकारा हो गई, और जो यहाँ की करेंसी है यह तुर्किश लियार, ठीक है ना, ये इसकी होगी। और ये तो इनको तो भूल ही नहीं सकते, जो प्रेसिडेंट है इनके, महान आदमी है, महान हस्ती है। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगी, और इसका मतलब यहाँ पे भी मिल जाएगी। दोनों के जो लिंक है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर पसंद आया और समझ में भी आया तो लोगों को समझाइए और चीजों को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।